अगर आप लोग एक कार ढूंढ रहे हैं टाटा की और दिखनी ऐसी चाहिए जो मॉडर्न लगे और ऑटोमेटिक भी हो, तो आज मेरे पास है एल्ट्रॉस ऑटोमेटिक। और आज मैं इसके बारे में बताऊंगा अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी, बिकॉज़ ये जो इंजन है ना अभी स्टार्ट है और देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, अंदर एसी ऑन है, बिकॉज 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है दिल्ली का, लेकिन तब भी कोई ऐसा शोर है नहीं बाहर से। तो ये है वो छोटी कार जो कि मॉडर्न भी कहलाती है, बिकॉज हेडलैम्प्स जो हैं इसके वो एलईडी हैं, यहाँ पे फॉग लैम्प एलईडी हैं, सारी की सारी चीज़ें जो आपको फ्रंट कैमरा, फ्रंट सेंसर वगैरह मिल जाते हैं। और इसकी जो लुक्स है ना फ्रंट से, वो छोटी कार लेकिन एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। एक चीज़ है इसमें, ये फ्लश डोर हैंडल्स ये चेंज हो जाएंगे अभी, क्योंकि नया लॉ आने वाला है। बिकॉज ये जब कुछ होता है तो ये खुलते नहीं है, ऐसे करके इसको प्रेस करना पड़ता है तब खुलते हैं, तो ये वाले हैंडल वाली लॉक्स आएंगे। मेरे को एक चीज़ सही लगी कि अगर आगे फ्लश डोर हैंडल था तो यहाँ पे ये वाला दे दिया है, ये भी ठीक है। पीछे से देखोगे तो ओवरऑल कोई ऐसा नया नहीं है, बट ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक चलाने बताएंगे। DCA वाला वर्जन चला रहा हूँ मैं, टॉप ऑफ द लाइन। बट एक मेन चीज़ होती है जो कि एक कार में होनी चाहिए, डिग्गी उसकी। तो जैसे मैं इसको अनलॉक करता हूँ, हॉर्न बजते हैं दो ऐसे, और कुछ ऐसे 365 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस ऐसे मिल जाता है। काफ़ी डीप है नीचे से, नीचे यहाँ पे स्पेयर व्हील एंड जैक वगैरह का भी प्लेसमेंट है। बाकी सीट को फोल्ड कर लोगे तो और स्पेस बन सकता है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, 16 इंचेस के ये एलॉय व्हील अच्छे लगते हैं देखने में, एल्ट्रॉस पे सूट भी कर रहे हैं। और ये जो कलर है ये कुछ गोल्डनिश ब्राउनिश सा कलर है, काफ़ी ठीक सा डिसेंट सा लगता है। एंड 165 की ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ये हैच बन जाती है एक थोड़ी ऊपर वाली, जो कि ज़्यादातर स्पीड ब्रेकर है एंड गड्ढे झेल सकती है। तो अब इसके इंजन की बारी। ये रेवोट्रॉन इंजन कुछ ऐसा सा है, 1199 सीसी का, 1200 सीसी ऑलमोस्ट, उसको बोलते हैं 1.2 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 सीसी, 2 लीटर मतलब 200 सीसी और ऐड कर लो। 3 सिलेंडर इंजन है ये, इनलाइन कुछ ऐसा सा दिखता है। ये ना शांत है काफ़ी, मेरे को 3 सिलेंडर जैसी इसमें कभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि इसको मेरे पास हो गए हैं ऑलमोस्ट 4 दिन से मैं इसको चला रहा हूँ। तो यार ये 87 bhp दे देता है, 115 Nm ऑफ टॉर्क दे देता है। इस कार के वेट के हिसाब से और इस कार के सेगमेंट के हिसाब से ये जो वैल्यू है पावर टू वेट रेशो की, या फिर पैसों की और इंजन पावर की, वो मेरे को लगता है डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है या फिर बहुत ही ज़्यादा कम नहीं है। अभी चला के भी इसको देखेंगे। अब देखो, अगर आप इस कार को लेते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने लिए लोगे, अपनी फैमिली के लिए लोगे, तो पीछे कितना स्पेस है, तो वो मुझे लगता है कि डिसेंट इनफ हो सकता है। बिकॉज मेरी हाइट है 5'11" और मैं ऐसे करके बैठा हूँ। और ये वाली सीट मैंने बिल्कुल ही पीछे कर रखी है, यही सिनेरियो दिखाने के लिए, क्योंकि मैं लेट के गाड़ी चलाता हूँ, मैं बैठ के चलाता। पूरी सीट पीछे कर रखी है, ये सीट थोड़ी सी आगे। यहाँ पे इतना लेग रूम है, और यहाँ पे अगर जाऊँगा तो थोड़ा सा कम लेग रूम होगा, बट हाँ आपको थोड़ा सा स्पेस से तो करना ही पड़ेगा। पीछे आर्म रेस्ट है जिसमें 2 कप होल्डर भी हैं, ये चीज़ सही है। जो फैब्रिक है ना, ये वैसा फैब्रिक है कि अच्छा लगेगा, सॉफ्ट है, बट गंदा बहुत जल्दी हो जाएगा। एक तो ब्राइट कलर का, दूसरी बार इसमें कैसे भी हाथ लगेंगे तो ये जो डस्ट है, जो भी चीज़ है, गंदगी है, वो जल्दी से पकड़ लेगा। बाकी यहाँ पे थाई को सपोर्ट करने के लिए ऐसे करके एक्सटेंड कर रख, मतलब ये एक्सटेंडेबल नहीं है, बट हाँ सीट का ही पार्ट बने हुए हैं जिससे कि आपको थाई पे सपोर्ट मिलेगा। पीछे AC चार्जिंग पोर्ट वगैरह मिल जाते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो इस कार में सारी हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो पीछे ना ऊपर कोई लाइट नहीं है, लाइट सिर्फ वहाँ पे है, ना ही यहाँ पे लाइट मिलेगी ना ही यहाँ पे लाइट है। बट हाँ ये जो है एक सिंगल पैन सनरूफ है इसमें, आगे से खोल के दिखाऊंगा, ये चीज़ इसमें एडवांटेज मिल जाती है। ड्राइवर पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगी ये चारों पावर विंडो, चाइल्ड लॉक वगैरह, लॉक की क्वालिटी जो है अच्छा मेटल का लगता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। ये जो स्टीयरिंग है यहाँ पे क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड बटन, बाकी आपके मीडिया कंट्रोल्स और इस टाइप का स्टीयरिंग काफ़ी ये भी सही लगता है। ऑटोमेटिक वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, इस तरफ स्टार्ट स्टॉप बटन। एंड देखोगे तो कंसोल कितना क्लीन, कितना लुक बढ़िया ना। बाहर ना बहुत तेज़ धूप हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट हो रहा है 39-40 डिग्री टेम्परेचर, बट यहाँ पे देखो कि जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो कितनी क्रिस्प आ रही है, कैमरा अगर सही से पकड़ पा रहा है तो, और इस वाली स्क्रीन की भी। बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। अब ये है DCA, यानी कि डुअल क्लच ऑटोमेटिक। डुअल क्लच एक टेक्नोलॉजी है ट्रांसमिशन की, उसके बेस पे ये बना रखा है 6 स्पीड। अभी जो डुअल क्लच ट्रांसमिशन आपको टाटा कंपनी दे रही है एल्ट्रॉस में, ऑटोमेटिक में, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, सबसे अच्छा ट्रांसमिशन माना जाता है। इसमें कोई लैग नहीं होता, ना ही कोई इफेक्ट गंदा वाला मिलता, और ऐसा कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। जैसे कि हम देखते हैं कि टॉर्क कन्वर्टर के साथ में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो इसके साथ बिल्कुल भी नहीं होती, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर गेयर्स एक होती हैं फिजिकल गेयर्स, और वो प्री डिफाइंड होती हैं, कंपनी उसको पहले से ही पहले ट्यून कर देती है। बाकी देखो स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैंने ये की रख रखी है, कुछ ऐसी सी इसकी की है जिसके अंदर लॉक अनलॉक, बूट ओपनर, और ये है हेडलैम्प। छोटा सा यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है, जिसको कि खोलोगे तो यहाँ पे चिट रखने की या फिर टिकट रखने की है जगह। बाकी यहाँ पे हैंड ब्रेक। मैं कह रहा था कि फैब्रिक गंदा हो जाता है, तो फैब्रिक आपको ऐसे गंदा दिखेगा, जगह जगह पे ये गंदगी लग जाती है इसके अंदर। इसको लेने के बाद आप इसके ऊपर कवर चढ़वा सकते हो लेदरेट, वो एक मस्ट हैव चीज़ है। बाकी ग्लव बॉक्स तो बहुत ही बड़ा है, अलमारी टाइप से पूरी
पूरा ऐसा है जैसे कबर्ड सिस्टम हो, बाकी कप होल्डर एंड ऑल, काफ़ी सारी चीज़ें तो इसके अंदर आ सकती हैं। पूरी अलमारी दे दी यार इन्होंने, लेकिन अब चलती कैसी है वो देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो इसको लगाते हैं डी में कार ड्राइव पे आ गई है। यहाँ से सबसे पहले ये देखो कि रोड चल रही है और कैबिन में शोर कितना है। अभी देखो ट्रक जाएगा, ये ट्रक जा रहा है। नो डी नॉइज़ एट ऑल, कोई इफेक्ट नहीं यूज़ करूँगा मैं इसमें। तो कैबिन में नॉइज़ पता नहीं कैसे, लेकिन इस सेगमेंट के अंदर इन्होंने इस वेरिएंट में जो कि टॉप ऑफ द लाइन है काफ़ी इंसुलेशन काम किया है। अब चलो ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, डुअल क्लच ट्रांसमिशन इसके अंदर मुझे एक फीलिंग आई, वो थोड़ी देर बाद बताऊँगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको ड्राइव पे लगा के छोड़ता हूँ ना, तो कार हल्का सा पॉप तो लेती है। बेसिकली मूव करते हैं हल्के हल्के से टायर। ये बेसिकली सिटी कार्स होती हैं। अब आप इनसे रेस नहीं लगाओगे, तो मैं सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये कि आप किसी भी कार को किसी भी तरह से चला सकते हो। लोग तो ऑल्टो ले लेके पहाड़ों पे चले जाते हैं, बर्फ़ में चले जाते हैं, जहाँ के लिए एसयूवीज बनी है, ऑल्टो चढ़ जाती है। तो हर एक कार अपने टाइप से कैपेबल होती है। यहाँ पे ना सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे काफ़ी सही लगता है इसका, और उसको चेंज किया जा सकता है। यहाँ से चेंज करूँगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन, इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ मेन्यू को। फिर यहाँ पे ट्रिप डिटेल दिखा रहा है, 8 किलोमीटर की मुझे माइलेज दिखा रहा है। अब देखो ये स्पीड ब्रेकर देखा, तो जो सस्पेंशन है वो एक हैचबैक के अकॉर्डिंग सॉफ्टर साइड है, और अच्छी बात है ये, इसमें स्टिफ नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा इसके अंदर नहीं लगा मुझे कि कोई जैसे ड्राइविंग से रिलेटेड मुझे ना कोई इशू है इसके अंदर। लेकिन एक चीज़ का इशू है वो मैं बताऊंगा सबसे लास्ट में। बट माइलेज देखो कि मुझे अभी तक ये माइलेज 18 किलोमीटर चलाने के बाद में 8 किलोमीटर की माइलेज दे रही है। तो यार मुझे लगता है कि 8 किलोमीटर की माइलेज तो इस सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है। लेकिन चलो फीचर्स क्या क्या दिए हैं उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे है ये पैडल शिफ्टर्स, इसको आप मैनुअल पे चला सकते हो, बट वो ऑटोमेटिक जैसा ही पैडल शिफ्टर होगा। दूसरा पॉइंट मेरा कि पैडल शिफ्टिंग मैं कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से चल सकती है कार, भागती भी है। लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ इस सेगमेंट में पैडल शिफ्टर्स हो, क्योंकि मेरे को इसका कुछ लेना देना नहीं है। अभी मैं करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे हल्की सी स्पीड स्लो करता हूँ, ये अपनी दूसरी एक गियर पे आएगी ना। अब मैं यहाँ से पैडल शिफ्टिंग करूँगा, थ्रॉटल मैंने प्रेस किया और ये पैडल शिफ्ट किया। देखो M2 पे आ गया हूँ मैं, यहाँ से मैनुअल 2 पे आ गई, मैनुअल 3 पे। तो आपको पैडल शिफ्टिंग करते हुए भी कुछ खास फ़र्क नहीं पता चलेगा। बट हाँ ये है कि पैडल शिफ्टर्स के चक्कर में मत पड़ो। आप देखो कि कार के अंदर क्या क्या मिल रहा है आपको। तो ये क्रूज़ कंट्रोल ऑन करते हैं, क्रूज़ कंट्रोल। ये बाइक वाला बेचारा मेरे से बिल्कुल ऐसे चिपकता हुआ गया है, इसको अपनी जान का कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल चिपकता हुआ गया है, और मैं तो लाइन के अंदर ही चल रहा हूँ। यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल एक्टिव किया। अब ये क्रूज़ कंट्रोल को डिटेक्ट करेगा थोड़ी स्पीड में, और फिर ये कार क्रूज़ पे आ जाएगी। तो जैसे मैंने स्पीड बढ़ाई और ये मैं इसको 50 पे सेट कर रहा हूँ, 50 पे सेट कर दिया, अपने आप चलती रहेगी। इन केस अगर आपको इन गाड़ियों से ज़्यादा माइलेज चाहिए और आपको लॉन्ग रन कर रहे हैं ना, तो इस कार के इंजन के हिसाब से इसको 80 to 95 के बीच के अंदर कहीं पे लगा दो, बहुत अच्छी माइलेज देगी। देखो मैं यहाँ से स्पीड बढ़ाऊँगा, ये चढ़ाई पे भी स्लो पे अभी, यहाँ पे ये क्रूज़ कंट्रोल पे है। तो क्रूज़ कंट्रोल ये चीज़ है, एडेप्टिव नहीं है, लेकिन क्रूज़ कंट्रोल है। यहाँ पे कैंसिल का भी बटन नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, सारे फीचर मिल रहे हैं। स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी सही है इस सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इस सेगमेंट में जो है बहुत सारी चीज़ें और भी देखते हैं हम अलग गाड़ियों में, लेकिन टाटा ने अब काम अच्छे करने शुरू कर दिए। दूसरी मेरे को बस एक ये प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे ये वैनिटी मिरर नहीं देते, खाली छोड़ देता है। ठीक है सनरूफ है, यहाँ पे खोल दिया मैंने, सनरूफ ऊपर से खुल जाता है, थोड़ा सा रूमी फील होगा। सिंगल पैन सनरूफ है, अच्छा फील होता है। बट सनरूफ होना कार में या नहीं होना वो एक बायर की चॉइस है। मेरे को तो लगता है कि होना चाहिए। अगर हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो ये एक एडवांटेज है, बच्चे खुश रहते हैं। फिर इसका ये जो क्लस्टर है ना यहाँ पे, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ये ठीक है। अगर देखो कि कार का साइज़ कितना है यहाँ से और इस स्क्रीन का साइज़ कितना है, काफ़ी बड़ी सी लगती है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटी सी या फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ी दे दी। तो 2 स्क्रीन्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से ये आगे से काफ़ी मॉडर्न कार दिखती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की बात मैं करूं तो काफ़ी ठीक काम कर रहा है। अभी मैंने 2 पे ही चला रखा है, 40 डिग्री टेम्परेचर है आज का दिल्ली का, 2 पे चला रखा है, ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा है। चिलिंग इफेक्ट दे रहा है अगर मैं इसके पास हूँ और मैंने ये वेंट्स अपनी तरफ कर रखे हैं, तो वो ऑब्वियस है वो कोई भी ऐसी करेगा। अब यार मैंने इसको बहुत देर से चला रहा हूँ और मेरे को एक चीज़ पता चली कि इसकी हैंडलिंग और सस्पेंशन बहुत पावरफुल है इस सेगमेंट में, बहुत ही सही लगी मुझे। और अगर टर्निंग रेडियस भी देखोगे तो ये देखो टर्निंग रेडियस कितना छोटा है, यानी कि जो टायर्स हैं वो ज़्यादा एंगल पे मुड़ते हैं, तो टर्निंग रेडियस भी अच्छा है।
सब बहुत बढ़िया है। एक चीज़ का मुझे इसके अंदर लगा कि उसके लिए मुझे आप लोगों को बोलना चाहिए। मेरे इससे ना सीन मतलब मेरे को 2 चीज़ इसकी पसंद नहीं आई। एक तो माइलेज, बाकी सारे फीचर्स अच्छे हैं, सब काम की चीज़ है, माइलेज। दूसरा ये जो इसको जो इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज कर रखा ना यहाँ, इसको जब मैं रिवर्स पे लगाता हूँ या ड्राइव पे लगाता हूँ तो अभी तो मान रहा है, बट मैं जब ज़्यादा कर देता हूँ ना, आगे पीछे करना होता है, ऐसे करना होता है, अभी मान रहा है, अभी नहीं है। ये कंफ्यूज हो जाता है बेचारा, ये सोचता रहता है कि क्या करूँ। ये चीज़ थोड़ी सी और प्रॉपर होनी चाहिए, अपडेट से ठीक हो सकती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है। बाकी चार्जिंग के लिए तो बहुत सारा सेटअप है, 12 वोल्ट, यहाँ पे टाइप सी और इधर यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड। तो चार्जिंग से रिलेटेड भी कोई इशू इसके अंदर नहीं है। ओवरऑल कार के अंदर जितने फीचर इस प्राइस ब्रैकेट में होने चाहिए उतने हैं, बट यहाँ पे एक इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, ये मैनुअल नहीं होना चाहिए था, ये भी ऑटोमेटिक होना चाहिए था। और ये जो लाइट है एलईडी है, पहले इस सेगमेंट के अंदर वो आती थी कि चलो जी हेलोजन डाल दिया, छोटी छोटी सी चीज़ें ये एलईडी लाइट डालना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 100, 200, 300, 400, 500 रुपये का ही तो होगा, कस्टमर से ले लो ना वो। तो कार तो एक नंबर है, लेकिन हाँ इसकी जो माइलेज है वो थोड़ी सी मुझे कम मिल रही है। आप बताओ आपकी क्या राय है टाटा एल्ट्रॉस के बारे में। सेफ़ कार होती हैं टाटा की, चलाने में भी मज़ा आता है और लॉन्ग टर्म तक चलती हैं, जान बचा लेती हैं। ये है, एक्सीडेंट हुआ तो जान बचा लेगी आपकी, इसलिए कहते हैं टाटा का लोहा माना हुआ है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।